नमस्कार बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने हम वीडियो लेकर आए हैं संज्ञा यानी कि नाउन के ऊपर। संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के उदाहरण, संज्ञा के विकारी तत्व कौन से होते हैं यानी कि लिंग, वचन, कारक, इनकी पहचान क्या है, संज्ञा की पहचान क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर MCQs भी दिए गए हैं, वर्कशीट्स भी दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर भी दिए हैं मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में। यानी कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो संज्ञा पढ़ने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक को खोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा 4th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा है क्या। जी हाँ, व्हाट इज नाउन। तो संज्ञा क्या है और संज्ञा के भेद कितने हैं ये आपको मैंने बता दिया है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, जिसमें से जातिवाचक को 2 भागों में आगे डिवाइड किया गया है, वो मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, जिसमें एक समुदायवाचक और एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, वो हम आगे आपको सिखा भी देंगे और समझा भी देंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा क्या है। सबसे पहले तो हम जानते हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी कि संसार में बहुत सारी चीजें हैं और जो कुछ भी संसार में है उसे हम किसी ना किसी नाम से ही जानते हैं। आप मेरे को जानते हो तो आप मेरे को किसी नाम से ही जानते हो। तो नाम किसी भी प्राणी का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, जहां किसी भी भाव का हो सकता है। एक एग्जाम्पल दे रही हूं। राधा कक्षा 7 में पढ़ती है। अब राधा है तो किसी मनुष्य का नाम है। वह दिल्ली में रहती है तो दिल्ली है तो किसी स्थान का नाम हो गया। उसे मिठाई खाना पसंद है, यानी कि मिठाई एक वस्तु हो गई। उसे पता है कि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, तो ये एक भाव हो गया। तो संसार में हर वस्तु, स्थान, भाव का कोई ना कोई नाम होता है जिससे उसे पहचाना जाता है, और व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहती है। बस इतना ही आपको समझाना था। संज्ञा के भेद आपको बताने से पहले मैं आपको समझा दूं कि संज्ञा की पहचान कैसे करनी है। जी हाँ बच्चों, संज्ञा की पहचान करने के तरीके भी समझाए गए हैं कि कुछ संज्ञा शब्द बच्चों प्राणीवाचक होते हैं तो कुछ शब्द होते हैं अप्राणीवाचक। कुछ शब्द होते हैं गणनीय और कुछ होते हैं अगणनीय। प्राणीवाचक कौन से होते हैं कि वो शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण होते हैं, उसे कहते हैं प्राणीवाचक संज्ञा। जैसे लड़का हो गया, गाय हो गई, रमेश हो गया, चिड़िया हो गई, इन सब में प्राण है। इस कारण ये कौन सी संज्ञा है, ये प्राणीवाचक संज्ञा है। अप्राणीवाचक जिसमें प्राणी नहीं होते हैं वो अप्राणीवाचक संज्ञा होती है। मेज हो गया, इसमें प्राण थोड़ी है। रेलगाड़ी में प्राण थोड़ी है। मकान में प्राण थोड़ी है। पुस्तक है, पर्वत है, ये सारी चीजें क्या हैं जिनमें प्राण नहीं है, इसलिए ये हो गई अप्राणीवाचक संज्ञा। आगे है गणनीय, यानी कि जिन्हें गिना जा सकता है। गिनने में क्या है, सेब है, केला है, पुस्तक है। हमें पता है सेब कितने पड़े हैं, 2 पड़े हैं। केला कितना है, 6 हैं या 8 हैं, कितने हैं। पुस्तकें भी हमें पता है, तो इन चीज़ों को गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल यानी कि अगणनीय संज्ञा शब्द कौन से हैं, जैसे दूध है, दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, पानी को भी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, सोना, हवा, इन सारी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आगे बढ़े। संज्ञा शब्द वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक आदि रूपों में प्रयोग किए जा सकते हैं। हो सकता है सारी बुक्स में इतनी इंफॉर्मेशन ना हो। कर्ता, अब कर्ता कौन होता है, काम करने वाला। तो रमेश पढ़ रहा है, इसमें रमेश क्या हो गया, कर्ता हो गया। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है तो इसमें पुस्तक क्या हो गई, कर्म हो गई, सब्जेक्ट हो गया किसी चीज का, कि हमें कोई चीज दिख रही है इसमें। रामदीन बूढ़ा है, अब बूढ़ा क्या हो गया, पूरक के तौर पे काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो रामदीन जो है वो बूढ़ा है, यानी कि हमें पता चल गया। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रसर्ग सहित तथा प्रसर्ग रहित भी होता है। अब प्रसर्ग सहित और प्रसर्ग रहित का एग्जाम्पल कैसे समझे मैडम, आगे एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। प्रसर्ग सहित संज्ञा पद का उदाहरण, यानी कि विभक्ति चिन्ह जिनके साथ लगे हैं। सोहन ने खाना खाया, प्रसर्ग सहित, ने वर्ड लग गया यहां पर। राधा के लिए खाना लाओ, तो के लिए प्रसर्ग सहित है ये। लेकिन अगला जो उदाहरण है वो प्रसर्ग रहित है, उसमें ने, सो, के कुछ नहीं लगा। रमा सो रही है, प्रसर्ग रहित है। बादल गरज रहे हैं, प्रसर्ग रहित है। इसमें किसी भी विभक्ति लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये प्रसर्ग सहित और प्रसर्ग रहित का उदाहरण है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन, एक लाइन दे दी जाएगी जिसमें पूछा जाएगा कि इसमें प्रसर्ग सहित उदाहरण का प्रयोग हुआ है या प्रसर्ग रहित उदाहरण का प्रयोग हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा।
आगे बढ़े। संज्ञा शब्दों के पहले विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि एडजेक्टिव। मुझे लाल गुलाब पसंद है। लाल गुलाब को मैंने रेड कलर से लिख दी है ताकि बच्चों को पता रहे कि अंडरलाइन करने की जगह पर मैम ने इसको कलरफुल कर दिया है, ताकि हमें पता रहे कि इसमें लाल क्या है, विशेषण। और विशेषता किसकी बता रहा है? गुलाब की। तो लाल गुलाब क्या हो गया? लाल विशेषण हो गया इसमें। उस मोटे लड़के को बुलाओ, मोटा क्या हो गया? विशेषण। तो संज्ञा शब्द के पहले विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि गुलाब से पहले लाल का। गुलाब तो हमें पता है क्या है, लेकिन संज्ञा शब्द के पहले विशेषण लग गया लाल, तो गुलाब होगी संज्ञा। तो संज्ञा से पहले लाल लग गया। लड़के से पहले लड़का संज्ञा है, ये कोई मैटर नहीं करता, व्यक्तिवाचक है जातिवाचक है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले विशेषण लग गया। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर है कि संज्ञा शब्दों के पहले विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये 5 प्रकार थे संज्ञा को पहचानने के। आगे बढ़े, जिसमें हम बताएंगे आपको संज्ञा के भेद, यानी कि सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द ना ऐसे होते हैं जो किसी विशेष वस्तु के नाम को, विशेष व्यक्ति के नाम को व्यक्त करते हैं। मान लो हमारी गीता पुस्तक है, हमारी जो गीता है धार्मिक ग्रंथ है, वो एक पुस्तक है। जहाँ आप सर्फ एक्सेल का नाम ले लो, वॉशिंग पाउडर का नाम ले लो, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक विशेष वस्तु का बोध करवा रहे हैं। चना है, किसी दाल का नाम हो गया, चने की दाल। आलू है, किसी सब्जी का नाम है। तो कुछ संज्ञा शब्द ऐसे जो किसी विशेष व्यक्ति का नाम व्यक्त करते हैं। श्री राम है, तुलसीदास है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम व्यक्त कर रहे हैं। ताजमहल है हमारे शहर में, तो ताजमहल जो है वो किसी विशेष स्थान का बोध करवा रहा है। रामचरितमानस हमारी पुस्तक है, तो वो किसी बुक का नाम हमें बता रही है। तो ये पर्टिकुलर हमें जिस चीज के बारे में पता चले वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ही प्रॉपर नाउन है, यानी कि प्रॉपर किसी चीज के बारे में हमें पता चले। प्रॉपर हिमालय के बारे में पता चल रहा है, प्रॉपर इंग्लैंड के बारे में पता चल रहा है, प्रॉपर आगरा के बारे में पता चल रहा है। तो ये सारे प्रॉपर नाउन्स है। राम के बारे में, श्याम के बारे में, आशिमा के बारे में पता चल रहा है, तो आशिमा क्या है? प्रॉपर नाउन है, यानी कि प्रॉपर हम आशिमा की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। हम कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे, कॉमनली ये यूज होते हैं। वो किसके लिए यूज होते हैं? मान लो कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को ना बताकर उनके समूह विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी कि पूरी एक जाति का, एक ग्रुप का प्रयोग जिसके लिए होता है वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। मान लो बर्तन ही है, बर्तन क्या है? हमें किसी जाति का बोध करवा रहे हैं, उसमें हमने कुकर का नाम नहीं लिया, कढ़ाई का नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ बर्तन का है। बर्तन तो कोई भी हो सकता है ना। अगर हम पर्टिकुलर किसी बर्तन का नाम लेते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाती, लेकिन हमने तो बर्तन का है, तो बर्तन जातिवाचक संज्ञा है। मैंने राजा का है, कौन सा राजा का है ये नहीं कहा, राजा हरिश्चंद्र का नाम नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ राजा का है। राजा की प्रजा है, तो राजा कौन सी संज्ञा है? राजा जातिवाचक संज्ञा है। मैंने भवन का नाम लिया है, मैंने किसी भवन का नाम नहीं लिया कि ये कौन, किस भवन में जाना है, रामचंद्र के भवन में जाना है कि किसके भवन में जाना है। इसलिए सिर्फ ये एक भवन की बात कर रहा है, यानी कि किसी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है भवन का। तो भवन जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। फल है, टोकरी में फल तो बहुत सारे होते हैं, मैंने आम का नाम नहीं लिया, मैंने एप्पल का नाम नहीं लिया, सेब का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ फल का। तो फल जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, किसी जाति का बोध करवा रहे हैं। विद्यालय क्या है? स्कूल क्या है? कॉमन है। लेकिन सचदेवा मिलेनियम स्कूल का नाम लूंगी तो वो पर्टिकुलर, मैं किसी प्रॉपर का नाम ले रही हूं, यानी कि प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मान लो कोई पेंटर है, चित्रकार का नाम ले रही हूं, तो चित्रकार क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तो आप समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में क्या डिफरेंस है। व्यक्तिवाचक में पर्टिकुलर हमें किसी के नाम का पता चलता है, यानी कि प्रॉपर हम किसी का नाम ले रहे हैं, और जातिवाचक में पूरी जाति का बोध होता है। आगे जो जातिवाचक संज्ञा है इसको भी हमने आगे डिवाइड किया। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 संज्ञाओं को इंक्लूड किया जाता है, एक है समूहवाचक संज्ञा और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे आप इंग्लिश में कोलेक्टिव नाउन कहते हैं समूहवाचक संज्ञा को, यानी कि वो किसी समूह का बोध करवाती है, किसी समूह विशेष के लिए प्रयोग होती है। मान लो झुंड है, एक से अधिक जानवरों का झुंड है। गुच्छा है, मान लो चाबियों का गुच्छा भी हो सकता है, फूलों का गुच्छा भी हो सकता है, अंगूर का गुच्छा भी हो सकता है। तो वो हमें एक समुदाय का बोध करवा रहा है। अगर आपको ऑप्शन में दिया है कि इसमें से समुदायवाचक संज्ञा चुने, और ऑप्शन में दे रखा है आपको समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आप क्या चुनेंगे?
आप समुदायवाचक संज्ञा चुनेंगे। और अगर आपको समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक दिया तब भी आप समुदायवाचक चुनेंगे। आता तो जातिवाचक के अंदर ही है, लेकिन आपको पर्टिकुलर पता चल रहा है कि ये हमें समूह का बोध करवा रहा है, इसलिए हमें समुदायवाचक को अंडरलाइन करना है। भीड़ हो गई किसी जगह पर इकट्ठी, तो भीड़ क्या हो गई? समुदायवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? मटीरियल नाउन जिसे आप कहते हैं। द्रव्य अथवा धातु, धातु मतलब कोई मेटल, इसका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी है, चाय है, सोना है, पानी है, दूध है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सब चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें मेटल्स में आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है ये। आटा हो गया, जिसके आप डेली लाइफ में यूज करते हो, आटा, चावल, घी, तेल, ये सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञाओं को गिना जा सकता है, यानी कि जो कलेक्टिव नाउन है, जो कलेक्टिव नाउन है उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो मटीरियल नाउन है उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। सोने को गिन सकते हैं हम? नहीं गिन सकते। उन्हें नापा जा सकता है, उन्हें तोला जा सकता है, लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता। एक सोना, दो सोना, एक चांदी, दो चांदी नहीं कर सकते। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, परिवर्तनशील जिसे आप कहते हैं। इनमें लिंग वचन कारकों के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे लड़का है, लड़के का लिंग बदल देंगे लड़की हो जाएगा, वचन बदल देंगे तो लड़के हो जाएगा, और कारक बदल देंगे तो लड़कों ने, विभक्ति चिन्ह लग गया साथ में ने, तो लिंग वचन कारक के कारण जिसमें परिवर्तन आ जाता है वो होते हैं हमारे संज्ञा शब्द, यानी कि वो विकारी होते हैं। आगे बढ़े। भाववाचक संज्ञा, जी हाँ, भाववाचक संज्ञा वो होती है जिन संज्ञा शब्दों से हमें क्या पता चलता है? किसी के स्वभाव का, किसी के गुण का, किसी की दशा का, कि वो किस पोजीशन में है इस टाइम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप कहते हैं ना, वो होती है भाववाचक संज्ञा। जैसे ममता, तो ममता क्या हो गया? एक भाव हो गया। खट्टापन, ये क्या हो गया? कोई गुण हो गया। बुढ़ापा, बुढ़ापा कोई स्टेज हो गई, पोजीशन हो गई, दशा हो गई। तो इन सारे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ईमानदारी हो गई। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसमें दे दी हैं। आगे बढ़े। अब बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा जो है वो किस तरह से बनती है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। हैवान से हैवानियत बन जाता है, लड़का से लड़कपन बन जाता है, डाकू से डाका बन जाता है। तो आप सब एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक्स में भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होंगी और इसमें भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनानी है। तो सर्वनाम आपको पता ही है, सर्वनाम किस किस सर्वनाम का प्रयोग कर दिया है इसमें। अपना है तो अपना से अपनापन, पराया है तो पराया से परायापन, निज है तो निजत्व बन जाएगा, मम है तो ममत्व बन जाएगा, अहम है तो अहंकार बन जाएगा, सर्व है तो सर्वस्व बन जाएगा, एक है तो एकता बन जाएगा। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, ये भी एग्जाम्पल्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। मान लीजिए विशेषण है भक्त, भक्त है तो उसका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा भक्ति। ठीक है, आगे बढ़े। ये और भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। चलाक है विशेषण तो उसकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी चलाकी। तिरस्कृत है तो उसका बन जाएगा तिरस्कार। आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, यानी कि पढ़ना से भाववाचक संज्ञा बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। तो पढ़ना से बन गई पढ़ाई, मिलना से बन गया मेल। इसी तरह और भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। खांसना से बन गया खांसी, जो आजकल बहुत चल रहा है ना कोरोना के कारण। तो खांसना, खांसना एक क्रिया पूछी जा सकती है आपसे, मैंने इसके अंदर नहीं लिखी है लेकिन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं आपको सुना रही हूं। खांसना से बन गया भाववाचक संज्ञा खांसी। ठीक है, आगे बढ़े। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनानी है, यानी कि अव्यय से कैसे बनाएंगे। अव्यय होते हैं जिन शब्दों को हम चेंज नहीं कर सकते। हा, इस शब्द का ना लिंग चेंज हो सकता है, ना वचन, ना कारक। ठीक है, तो इन शब्दों को हम चेंज नहीं कर सकते। इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है तो हा से भाववाचक संज्ञा बन गई हाहाकार। शाबाश से बन गई शाबाशी। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आगे बढ़े। संज्ञा के विकारी तत्व, जी हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के विकारी तत्वों के बारे में, यानी कि जेंडर के बारे में, नंबर के बारे में। जेंडर क्या होता है आपको पता ही होगा। पहले तो संज्ञा के विकारी तत्व सुन लीजिए। जो शब्द संज्ञा में परिवर्तन ला देंगे वो विकारी तत्व कहलाते हैं। पीछे भी बता दिया आपको। जेंडर क्या होता है। लड़का से पुरुष जाति का बोध हो गया, लड़की से स्त्री जाति का बोध हो गया, बंदर से हो गया पुरुष जाति का बोध और बंदरिया से हो गया स्त्री जाति का बोध। तो हमें ये जो बोध, हमें ये जो पहचान होती है, ये इन शब्दों के चिन्ह से, पहचान के साधन के माध्यम से होती है। तो संज्ञा शब्दों में कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि वो पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है। बस
इतना ध्यान में रखना है कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु आदि के पुरुष स्त्री होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं, यानी कि जेंडर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिंग होते हैं दो प्रकार के, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। इतना तो आप सबको पता ही होगा पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है। पुल्लिंग में क्या होगा, जो पुरुष जाति का बोध कराएगा, और स्त्रीलिंग में जो स्त्री जाति का बोध कराएंगे। ये मैंने आपको एक पैराग्राफ के अंदर सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है, विद एग्जाम्पल सामने लिख दी है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। पढ़ के बता देती हूँ। देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं हमेशा, और देश सामने रूस लिख दिया मैंने। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, हिमालय सामने लिख दिया। अनाजों के नाम, नहीं सॉरी, वृक्षों के नाम, पीपल का वृक्ष मैंने आपको सामने लिख के दे दिया। सागर के नाम, हिंद महासागर। ग्रहों के नाम, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, ये सारे इसके सामने। दिनों के नाम, समय के नाम, महीनों के नाम, अनाज के नाम, धातु, रत्न, द्रव्य पदार्थ, ये सारी चीजें। और संस्कृत से आए त्र से अंत होने वाले शब्द, चरित्र, त्र से अंत होने वाला शब्द कोई भी होगा वो सारे पुल्लिंग होंगे। जहां किसी के भी एंड में आ की आवाज आ रही होगी ना, आ, मोटापा, पा की आवाज आ रही होगी, इन प्रत्ययों की आवाज आ रही होगी, वो सारे शब्द जो हैं वो पुल्लिंग है। फिर भी आप इनको पढ़ लीजिएगा, और सामने इनके एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, वो पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पुल्लिंग की पहचान करने के लिए हमें किसी बुक को खोलने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़े। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें। पुल्लिंग की पहचान तो कर ली, कि पुल्लिंग की पहचान करने के लिए तो हमें पता चल गया कि आकारांत संज्ञाएं होती हैं पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे, स्त्री जाति के शब्द हो गए, बच्ची हो गई, ये स्त्री जाति का शब्द है। नदियों के नाम हो गए, तिथियों के नाम हो गए, तारीखों, डेट्स जो होती हैं उनके नाम हो गए, भाषाओं के नाम हो गए, बोलियों के नाम हो गए, लिपियों के नाम हो गए। जब संस्कृत के जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग है, जिनके पीछे ना की आवाज आ रही है, जिनके पीछे नी की आवाज आ रही है, हानि हो गई, इन सबसे अंत होने वाले जो इकारात स्त्रीलिंग के शब्द हैं, यानी कि कवि, रवि, ये सब प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग वाले होते हैं। किसी झील का नाम हो गया, किसी आहार, रोटी खाने वाली कोई आइटम है उसका नाम हो गया, नक्षत्रों के नाम हो गए, किराने की वस्तुओं के नाम हो गए, मैंने नीचे दिए भी हैं, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये सारी चीजें, कुछ ही चीजों के नाम दिए हैं। शरीर के कुछ अंग है, देख लीजिए, शरीर के कुछ ही अंग है जो स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी सारे पुल्लिंग में आते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आप एक बार नजर मार लीजिएगा इन सब चीजों को। आगे बात करेंगे हम वचन के बारे में, यानी कि नंबर के बारे में। नंबर क्या है, तो इंग्लिश में आपने पढ़ा ही है, मैन का मैन बन जाता है, वुमेन का वुमेन बन जाता है, तो वही पढ़ने जा रहे हैं हम हिंदी में, नंबर। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको। राम पढ़ने जाता है, राम पढ़ने जाता है तो राम एक ही नंबर है ना, एक वचन है। हम लोग पढ़ने जाते हैं तो ये बहुवचन हो गया। तो पहले वाक्य में तो एक ही लड़के की बात हो रही है, राम की, दूसरे वाक्य में तो बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। तो व्याकरण में ये जो संख्या आती है ना, इसका अध्ययन वचन के अंतर्गत ही किया जाता है, यानी कि संख्या बताने वाले जितने भी शब्द हैं उनको वचन कहते हैं। और वचन होते हैं दो तरह के, एक वचन, बहुवचन। एक होने का बोध है तो एक वचन, ज्यादा होने का बोध है तो बहुवचन। मान लीजिए मछली तैर रही है, एक होने का बोध करवा रही है, हो गया एक वचन। मछलियां तैर रही हैं, अनेक होने का बोध हो रहा है, यानी कि हो गया बहुवचन। एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं मैंने, साथ ही पढ़ लीजिएगा आप उनको। आगे बढ़े। एक वचन में मैंने आपको बता ही दिया, किसी एक प्राणी का बोध होगा, और बहुवचन में एक से अधिक। ठीक है, दरवाजे हो गए तो बहुत हो गए दरवाजे, और दरवाजा हो गया तो एक हो गया दरवाजा। चलिए आगे बढ़े। वचन संबंधी नियमों को ध्यान में कैसे रखना है, तो हिंदी भाषा में एक के लिए एक वचन, एक से अधिक के लिए बहुवचन, ये तो आपको पता ही है, छोटे बच्चे नहीं है आप। आगे बढ़े। आदर, हाँ, ये कुछ चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना है स्टूडेंट्स, कि आदर, किसी को रिस्पेक्ट देनी है ना, तो तू के स्थान पर, जब वह के स्थान पर वे और तुम प्रयोग करना है। ये कुछ नियम है। जैसे होश है, दर्शन है, प्राण है, आंसू है, दाम है, हस्ताक्षर है, ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। मेरे तो प्राण ही निकल गए, उसने हस्ताक्षर कर दिया, अब हस्ताक्षरों थोड़ी लिख देंगे हम। ठीक है, आगे बढ़े। मान लीजिए किसी को रिस्पेक्ट देनी है आपको, तो एक व्यक्ति के लिए बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रेमचंद कहानी सम्राट कहलाते हैं। अब प्रेमचंद है, ये कहानियों के सम्राट कहलाते हैं, तो इनके लिए हमने कहलाते हैं लिख दिया, हैं के पीछे बिंदी लगा दी हमने, तो हैं के पीछे बिंदी का मतलब ही बहुवचन हो गया। बच्चों को तो पता ही नहीं होता, वो तो सिंगुलर में लेकर चलते हैं सबको।
वर्षा, पानी, जनता, ये सारे शब्द क्या हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। वर्षा आ गई, पानी बह रहा है, मंत्री का स्वागत करने के लिए जनता दौड़ पड़ी, तो जनता कोई ज्यादा थोड़ी हो गई, उसमें कितने भी लोग आए जाएं, लेकिन प्रयोग वो एक वचन के लिए ही होगा। आगे आए, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का एक वचन में प्रयोग होता है बच्चों। जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं यानी कि राम श्याम, और भाववाचक संज्ञाएं यानी कि ईमानदारी, खट्टापन, ये सब इनका एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे दिनेश कल आएगा, अब दिनेश किसी का नाम है, दिनेश कल आएंगे ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम इन्हें। भाववाचक संज्ञा सौंदर्य, फूलों का सौंदर्य सभी को आकर्षित करता है। जातिवाचक संज्ञाएं हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकती हैं। सिर्फ व्यक्तिवाचक और भाववाचक है जो एक वचन में प्रयोग होती है, लेकिन जातिवाचक एक वचन में भी होती है, बहुवचन में भी होती है। लेकिन धातुओं का, मेटल्स का बोध करवाने वाली जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे लोहा जंखा जाता है, तब हम लोहे नहीं कहेंगे, लोहा ही कहेंगे। आगे बढ़े, कारक बहुत ही इजी है और बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है अपादान कारक में और करण कारक में, तो वो भी हम क्लियर कर देंगे आपको प्यारे बच्चों। आपने ने, को, से, के लिए, से, का, में, ये सारे चिन्हों के बारे में सुना है। इन सबका एक अपना एक स्वरूप है। कैसे, राम ने युद्ध किया, राम ने रावण को मारा, राम के धनुष से बाण छूटा, हे बालक तुम भी राम जैसे बनो। तो ये सारे जो चिन्ह है ना, ये सारे विभक्ति चिन्ह होते हैं। इन्हें प्रसर्ग कहते हैं। जो मैंने आपको प्रसर्ग सहित और प्रसर्ग रहित समझाया वो विभक्ति चिन्ह है। इन शब्द रूपों को कहते हैं कारक। शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम का क्रिया और वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध हो वो कहलाता है कारक। कारक जिसे आप केस कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। पहले मैं आपको सुना दूं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक, कर्ता की पहचान होती है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, हो। तो ये सारी आप पहचान जो है वो याद कर लो। एक गाना याद कर लो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। ये अगर आपने ये वाला गीत याद कर लिया तो पहचानने में कोई मुश्किल ही नहीं आनी आपको कि कर्ता कारक कौन सा है, क्योंकि कर्ता का अर्थ ही होता है करने वाला। और संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कैसे, मीरा नृत्य कर रही है, सविता खेल रही है, तो सविता इसमें कर्ता कारक है क्योंकि सविता की बात हो रही है। जरूरी नहीं है हर बार सविता के साथ ने ही लगा हो, क्योंकि इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जरूरी नहीं है हर बार ने ही लगा हो, लेकिन सविता खेल रही है, इसमें बात सविता की हो रही है, यानी कि कर्ता की बात हो रही है, इसलिए सविता जो है वो कर्ता कारक है। आगे बढ़े, कर्म कारक, यानी कि कर्म कारक में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति होती है को, इसमें को वर्ड लगा होता है। श्री कृष्ण ने कंस को मारा, अमरेंद्र पुस्तक पढ़ता है, तो अमरेंद्र क्या पढ़ता है, अमरेंद्र पुस्तक पढ़ता है। तो मैंने तो नहीं कहा अमरेंद्र पुस्तक को पढ़ता है, जरूरी नहीं है इसमें भी को लगा हो। तो पुस्तक क्या हो गई, इसमें पुस्तक कर्म हो गया, क्योंकि क्रिया का जो फल है वो पुस्तक पे पड़ रहा है, तो पुस्तक हो गया कर्म। इसलिए आपने पहचान करनी है कि इसके अंदर कर्म तो नहीं आ रहा कोई। आगे है करण कारक। करण का अर्थ क्या होता है, करण कारक का मतलब साधन, कोई माध्यम मिल गया हमें जिसकी सहायता से हमें अपना काम करना है, उसे कहते हैं करण कारक। और करण कारक की विभक्ति होती है से। करण कारक की विभक्ति है से, यानी कि एग्जाम्पल है सोहन बस से पटना गया। अब सोहन है बस से पटना गया, पटना किससे गया, बस से गया, तो बस से यानी कि बस के द्वारा गया। तो से और के द्वारा ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं, इन्हें याद रखिएगा। और भी मैंने दिए विभक्ति चिन्ह, से लग जाता है, के द्वारा लग जाता है, अकेला द्वारा लग जाता है, के साथ लग जाता है। जहां भी ये सारे प्रसर्ग आपको विभक्तियां नजर आए पहचान लीजिएगा ये करण कारक है। आगे बढ़े, आगे है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ ही होता है देना, किसी को देना है हमें कुछ, यानी कि कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को ही हम संप्रदान कारक कहते हैं। बच्चे के लिए दूध लाओ, मैं पूजा के लिए फल लाया हूं, तो कोई भी चीज जब कोई किसी को देता है वो संप्रदान कारक के अंतर्गत ही गिनी जाती है। कैसे, जिससे कोई वस्तु प्रदान की जाए या जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक की पहचान ही क्या होती है, संप्रदान कारक की पहचान ही क्या है, इसमें क्या लगा होता है, इसमें को लगा होता है, को प्रसर्ग। ठीक है,
इसके अलावा के लिए, के हेतु, के निमित्त, ये बहुत एमए वाली क्लासेस में आएगा। ये वैसे छोटे आप 10th क्लास तक आपको इतने ही वर्ड्स पूछे जाएंगे, के लिए, के हेतु और को, बस और कुछ नहीं। अपादान कारक, अपादान कारक में तो हमें पता चलता है कि कोई चीज किसी से अलग हो रही है, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वो होता है अपादान कारक। कभी भी कोई चीज किसी से अलग हो जाए, जहां फिर कोई डिस्टेंस बताना है, दूरी बतानी है, तुलना करनी है, डरना है किसी से लज्जा आ जाए, किसी से शर्मा जाओ, वो सारी चीजें अपादान कारक के अंतर्गत आती है। मैंने आगे आपको बताया हुआ है। बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूदी। अब बिल्ली जो है वो छत से कूद गई, यानी कि अलग हो गई, छत से गिर गई नीचे। राधा विद्यालय से घर पहुंची, अब दूरी बता रहे हैं, विद्यालय से घर पहुंच गई है, डिस्टेंस बता दिया। तुलना कर रहे हैं, सचिन से महान कोई है ही नहीं। डर गए हम, मोहल्ले वाले आतंकवादियों से डर गए। तो ये सारी चीजें अपादान कारक के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, आगे बढ़े। संबंध कारक, और संबंध कारक को पहचाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें तो संबंध दिया जाता है। काके की, रारे री, नाने नी, ये सारे इसके अंतर्गत पहचान के चिन्ह हैं संबंध कारक के अंतर्गत। यानी कि ये चंद्रशेखर का देश है, तो का लग गया, ये चंद्रशेखर का देश है, यह उसकी कलम है। तो आपको ये नहीं देखना कि मैडम की अलग नहीं लगा हुआ है, उसके साथ तो लग गया की, तो उसकी कलम है। ये राघव का घर है, राधा अपनी बहन से मिली तो अपनी में नी लग गया। ये नहीं देखना कि नी मैडम ने अलग से तो लगाया नहीं, अपनी में नी लग गया, तो अपने हमने खुद पहचान लेना है, ये संबंध कारक है। आगे बढ़े। अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार अर्थात समय, स्थान और अवसर का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कैसे? इसके लिए हमेशा विभक्ति चिन्ह में लगता है, पर लगता है। जैसे बिल्ली मेज पर है, जहां बाल्टी में दूध है तो में भी लग गया, पर भी लग गया। कंप्यूटर मेज पर रखा है, बस ये हो गया अधिकरण कारक। तो बिल्ली छत पर बैठी है, बिल्ली कहाँ बैठी है, क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है हमें, छत पे बैठी है। तो अधिकरण कारक की पहचान करने के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाता है, यानी कि कहाँ अगर वर्ड लगा देंगे तो उत्तर अपने आप मिल जाएगा। कैसे? कमरे में टीवी रखा है तो क्वेश्चन पूछ दिया टीवी कहाँ रखा है, तो आंसर मिल गया कमरे में, बस ये उत्तर ही अधिकरण कारक कहलाता है। आगे बढ़े। संबोधन कारक, आपको किसी को बुलाना है, सचेत करना है, वार्निंग देनी है, उसे कहते हैं संबोधन कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने के संकेत का बोध हो उसे कहते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, ये सारे मैंने आपको दे दिए हैं। एग्जाम्पल है, अरे राम बड़ी गर्मी है, ए रिक्शे वाले कुतुब मीनार चलोगे, तो ये हम किसी को संबोधित करें, और संबोधन के बाद हमेशा संबोधन चिन्ह आएगा, ध्यान रखिएगा, ये संबोधन कारक की पहचान होती है। बस ये था हमारा कारक का। और करण कारक और अपादान कारक में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करण कारक और अपादान कारक विभक्ति चिन्ह दोनों के सेम है, लेकिन करण कारक और अपादान कारक में जो डिफरेंस करने वाली गलती हो जाती है वो क्या होती है कि गलती ना हो इसके लिए जरूरी है दोनों के बीच के अंतर को पहचान लो आप। करण कारक के से चिन्ह का अर्थ होता है सहायता करना किसी की, लेकिन अपादान कारक का जो मतलब निकलता है वो किसी को अलग करने के, जुदाई को प्रकट करने के लिए होता है। मान लो एक एग्जाम्पल सुना रही हूं, बालक गेंद से खेल रहे हैं, इसमें गेंद कहीं अलग तो नहीं हो रही, गेंद अलग तो नहीं हो रही ना, तो गेंद के साथ खेल रहे हैं वो, तो करण कारक की एग्जाम्पल है। लेकिन वहीं पर संगीता घोड़े से उतरी, अब घोड़े से उतर के नीचे गिर गई वो, जब नहीं भी गिरी तो घोड़े से तो अलग हो गई वो, तो ये अपादान कारक हो गया, यानी कि किसी से अलग होने का बोध हो रहा है। उसी तरह कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह को होता है, लेकिन कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा, तो इसमें जो भी कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा है, यानी कि सांप को मारा, तो उस पे क्रिया का फल पड़ रहा है। संप्रदान कारक में क्या हो गया, को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। कैसे? वहां खाने को भोजन भी नहीं मिला, गुरु जी को फल दो, यहाँ किसी को कुछ देने का बोध होता है, जहां किसी के कुछ काम करने का बोध होता है, वहां जब को का प्रयोग होता है तो उसका आशय के लिए, के वास्ते के लिए आता है। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। तो संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग भी हमने सीखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपका सारा का सारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाने वाला। आप एक बार पढ़िएगा इस टॉपिक को, और फिर भी आपको इन क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी
ये सारे क्वेश्चन और क्वेश्चंस के आंसर मैंने सामने दे दिए हैं। इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। संज्ञा टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हम सर्वनाम और विशेषण की वीडियो बनाएंगे अगली, जिसमें सर्वनाम के बारे में बताएंगे, विशेषण के बारे में बताएंगे। क्रिया की वीडियो मेरी बनी हुई है, आप मेरे लिंक को टच कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी क्रिया का, तो आपको सारे टॉपिक जो है संज्ञा से लेकर संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा के विकारी तत्व, विशेषण, क्रिया, सब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि 10th क्लास का पद परिचय का टॉपिक काफी कवर हो जाएगा। क्योंकि पद परिचय में ये सारे टॉपिक एक साथ आएंगे, इसलिए बहुत जरूरी था पहले संज्ञा का टॉपिक डालना, संज्ञा के विकारी तत्वों को समझाना। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट्स भी हैं इसमें, किसी से मिस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो का लिंक खोलें, आपकी वर्कशीट के आंसर सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।